हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज करेंगे हम अरबिक क्लर्क मेंस की एक और क्लास। आपको पता है आपका रिजल्ट आ चुका है अरबिक क्लर्क प्रीलिम्स का। जिनका भी सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अब फोकस कीजिए मेंस पे, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। नेक्स्ट संडे आपका एग्जामिनेशन है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। और इस टाइम आपको ये टाइम है जो आपको एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बहुत टफ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अरबिक क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन है। तो आप मेरे चैनल पे हर रोज सुबह 9 बजे क्लास अपलोड होती है मेंस की, क्वांट की भी एंड रीजनिंग की भी। आप उनको फॉलो कीजिए, आपको रेगुलरली उनको फॉलो कीजिए, आपको बहुत बेनिफिशियल बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास सिर्फ अर्थमेटिक को टारगेट करते हुए की गई है। अब देखो, एग्जामिनेशन में सिर्फ अर्थमेटिक नहीं आता, एग्जामिनेशन में अर्थमेटिक के साथ साथ डेटा सफिशिएंसी भी आता है, क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कुल मिला के आपको 14-15 क्वेश्चन आपको इस सभी टॉपिक से मिलाकर मिल जाते हैं। तो इसके लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और आज के सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है, द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 18,500 एट द एंड ऑफ 2 years, 8,140। द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन रुपीज 4,500 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 years। ठीक है, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसका प्रिंसिपल अमाउंट दे रखे हमको 18,500, और 2 साल बाद वो कहता है कि उसका इंटरेस्ट मिलता है हमको 8,140 रुपये। 2 साल बाद मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमको रेट नहीं दिया। सबसे पहले तो हमको उसका रेट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उस पर हमको 8,140 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। कितने पर मिलता है? ये हमको 18,500 मिलता है। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से हमको कंबाइंड रेट मिल जाए, रेट मिल जाएगा 2 साल का कंबाइंड रेट कितना था। सबसे पहले उसको फाइंड करते हैं। क्या ये कट जाएगा यहाँ से? 525, 1,040। ठीक है, तो काट लेते हैं हम आगे, और 4 से काट लेते हैं ना। 7 चौक 28, 54, 12, 100, 148, 140 या 44 में फिर आ जाएगा। यानी इसका जो कंबाइंड रेट आता है वो आता है 44%। अब 44% 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना होता है? देखो, हमको साफ साफ बताया। और ये आपको जो छोटे अमाउंट्स हैं जो बहुत सारे आते हैं उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि जो 10 का अमाउंट है वो 21 बन जाता है 2 साल बाद। 2 साल बाद जो 20 है वो 44 बन जाता है। 2 साल बाद जो 30 होता है वो 39 बन जाता है 2 साल बाद। तो इस तरह से आपको ये बात पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो जो ये हमको पता है कि 44% है, ये किसका है? 20% का। यानी हर साल हम 20% से कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं, तो 2 साल बाद वो कंबाइंड 44% बन जाता है। तो यहाँ से हमारा जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ गया 20%। अब उसको ये कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4,500 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 years। सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया उन्होंने 4,500 का। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न, अच्छा, 4,500 रुपीज पर उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट अर्न करना है। और ये हमको 3 साल के लिए अर्न करना है। कितने पे? 20% पे। ये अमाउंट पूछे तो 20% पे 3 साल के इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ से हमारा कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2,700 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनता है 2 साल बाद। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 2,700। ठीक है, बहुत सिंपल था। अगर आपको क्वेश्चन को फॉर्मूलेस पता है ना, और आपको उनको सही तरह से यूज करना आता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो एग्जामिनेशन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि शॉपकीपर बॉट 15 पेंसिल ऑफ रुपीज 300 एंड सोल्ड देम 375 इफ सेलिंग प्राइस ऑफ a scale is twice the cost price of the pencil and the profit percentage obtained from selling a scale is same as that of pencil। ठीक है, कि शॉपकीपर ने कोई पेंसिल खरीदी है, 15 पेंसिल खरीदी है 300 रुपये में। ठीक है, 300 रुपये में तो उसने 15 पेंसिल खरीदी थी, तो एक पेंसिल उसने 20 रुपये कॉस्ट पे खरीदी। ये तो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। अब उसको बेचा उसने 375 पे। 15 पेंसिल को 375 पे बेचा है उसने। तो यहाँ से बन जाएगा ये बना 25 रुपये का। ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। किसका हो जाएगा? पेंसिल का। ठीक है, अब उसके बाद ये कहता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ स्केल इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल। पेंसिल का कॉस्ट प्राइस था 20, तो सेलिंग प्राइस ऑफ स्केल जो है उसका डबल है। ठीक है, 40 हो जाएगा स्केल का। सेलिंग प्राइस, स्केल का सेलिंग प्राइस है ये अपना पास, जो 40 है। एंड द प्रॉफिट परसेंटेज obtained from selling a scale is same as that of pencil। तो पेंसिल को बेचने से जितना प्रॉफिट मिला उतना ही प्रॉफिट स्केल को बेचने से मिला। पेंसिल को कितनी थी? एक पेंसिल थी 20 की, बेची कितनी? 25 की। तो प्रॉफिट हो गया इसका 5/20 × 100। ठीक है, 25% का प्रॉफिट हो गया। सेम प्रॉफिट उसको स्केल पर भी मिले। स्केल पर प्रॉफिट है 25% का। और यानी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा और जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका रेशियो 4:1 हो जाएगा, तभी उसमें 25% का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस है उसका 40,
तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ से 32, ये आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस स्केल का। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ स्केल 20 स्केल्स का, 20 स्केल्स का कॉस्ट प्राइस, और एक का कॉस्ट प्राइस 32, और जो 20 का हो जाएगा वो आएगा 32 इंटू 20, ये हो जाएगा 640 अपना कॉस्ट प्राइस स्केल का। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, दैट इज 640। ओके, समझ आया आपको? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहले अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और सेशन अच्छे लगे और आप चाहते हो डेली ऐसे प्रैक्टिस करना और 2026 के लिए भी स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना हर एक टॉपिक की, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर रोज वीडियो होती है उस चैनल पे सुबह 9 बजे। नेक्स्ट में कहता है कि 2 वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। Vessel A contain 180 liter of mixture and ratio of milk and water in 3:2, while the ratio of milk and water in vessel B 7:8. If both vessel mixtures are mixed together and the ratio of milk and water become 5:4, then find the quantity of mixture in vessel B. दो वेसल है यहाँ पे अपने पास A एंड B। ए के अंदर उसने कह रखा है 180 लीटर ऑफ मिक्सचर है, तो अपने पास A एंड B। ए के अंदर मिक्सचर है 180 लीटर का, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर दे रखे हैं उसमें 3:2, मिल्क एंड वाटर का भी रेशियो भी दे रखे हैं, 3:2 में बांट रखा है इसको। तो इसको जब 3:2 में बांटेंगे हम, ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास 3 5, तो ये 108 और 72 मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ गया। उसको कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन बी। बी का हमको डायरेक्ट खाली रेशियो दे रखे हैं 7:8 दे रखे हैं मिल्क एंड वाटर का, टोटल वैल्यू नहीं पता, सिर्फ 7:8 दे रखे हैं। उसको कहता है कि बोथ द वेसल मिक्सचर आर मिक्स्ड टुगेदर एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 5:4। अब इन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं, इन दोनों को, चलो इसको मान लेते हैं 7x एंड 8x। अब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया एक न्यू वेसल में, तो जब ये मिल्क हो जाएगा, मिल्क एक साथ हो जाएगा 108 प्लस 7x मिल्क है, वाटर है उसके पास 72 प्लस 8x। ये जो रेशियो बनता है, जो जब दूसरे वेसल में डाला वो रेशियो बनता है 5:4, करेगा 5/4 ये रेशियो बनता है। एंड देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल बी। तो हमको बताना है कि ये जो 7 और 8x है, टोटल क्वांटिटी यही है, इसकी 15x है, यानी जो इसकी टोटल क्वांटिटी जो बी की है, इसकी वैल्यू बताना है हमको, 15x की वैल्यू, ठीक है। 15x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ से करते हैं 4 से करते हैं ना, पहले तो 4 दूनी 8, 4 8 32 को काट लेते हैं, 18 5 90, 10x इक्वल टू 8, 7x आ जाएगा 3x इक्वल टू 18, तो x आ जाएगी अपने पास 6, x की वैल्यू आ गई 6, और हमको फाइंड क्या करनी है वैल्यू 15x की, क्योंकि 15x है वो टोटल क्वांटिटी है वेसल बी की, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 6 90 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 90 लीटर। ओके, समझ आया आपको? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहता है कि एम स्टार्टेड अ बिजनेस। देखो हर टॉपिक से क्वेश्चंस लिए गए हैं और आपको इसी तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में मिलते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं मिलते क्लर्क में, इसमें बहुत इजी भी नहीं होते, थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकते हैं, थोड़े से आपको लेंथी क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट बहुत ज्यादा आपसे टफ नहीं होते, और उसमें अर्थमेटिक छोड़ने वाला नहीं होता, कि करने वाला होता है। आपको जितना कोशिश करना इस एग्जामिनेशन को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना, क्योंकि इसकी कट ऑफ वैसे ही बहुत हाई रहती है। नेक्स्ट में कहता है कि एम स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000 एंड 8,000 आफ्टर y month and added 2,000 to his initial investment. At the end of the year, total profit 4260 and profit share दे रखे 27 होगा। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, जब भी हम प्रॉफिट शेयर बांटते हैं किसी भी 2% या 3% के अंदर, तो प्रॉफिट शेयर सिर्फ उसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में नहीं, या उनके सिर्फ वर्किंग जो मंथ्स हैं या ईयर्स हैं उनके रेशियो में नहीं होता, कंबाइंड कितना इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए काम किया, उसका जो कंबाइंड रेशियो निकलता है हमेशा उसी में ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि एम एंड एन 2 पर्सन है, एम ने 15,000 से स्टार्ट किया था और एन ने 8,000 रुपये से स्टार्ट किया था अपना बिजनेस। तो आफ्टर वाई मंथ एन एडेड, वाई मंथ के बाद एन ने 2,000 रुपये और लगा दिए, तो एन के हो गए 10,000, ठीक है। उसके बाद कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक साल के लिए बिजनेस ने काम किया, एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है, यानी एम ने तो काम किया अपना 12 साल के लिए, बट जो एन ने बाकी के पैसे लगाए थे वो लगाए थे 12 माइनस वाई ईयर्स के लिए, क्योंकि वाई ईयर्स के लिए वो पहले लगा ही चुका था। तो कहते हैं द प्रॉफिट शेयर दे रखे, चलो पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये तो जीरो तो कट ही जाएंगे, तो ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 8y प्लस 120 माइनस 10y, यहाँ बन जाएगा 120 माइनस 2y एन का, और ये एम का हो जाएगा 180, और हम हमको प्रॉफिट दे रहे, टोटल प्रॉफिट दे रखे 4260 एंड एम का प्रॉफिट दे रखे उसमें से 2700। अगर एम 2700 है और 2 ही पर्सन है, तो दूसरे का प्रॉफिट हम उसमें से लेस करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1560
एम और एन का प्रॉफिट, और एम का प्रॉफिट कितना है 180, ठीक है, और एन का प्रॉफिट कितना था 120 माइनस 2/, यही था प्रॉफिट एन का, ठीक है। पहले तो इसी को काट लेते हैं यहाँ से, और देन 18 कुछ करते हैं, और तो वैसे 2 से भी कट जाएगा ना यहाँ पे, ये 26 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60 - 1, जितना कट सके उतना काट लो, बाद में बहुत छोटी कैलकुलेशन हो जाती है। ये आ जाएगा 52 इक्वल टू 60 - y, ठीक है। तो वाई आ जाएगा यहाँ से अपना 8 मंथ के लिए, और हमको इसमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, हमको वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, वाई की वैल्यू 8 मंथ, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 8 मंथ्स। ओके, समझ आया आपको? बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली अब क्लियर हो तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि बॉक्स कंटेन 8 पाइनएप्पल, 10 मैंगोज एंड सम बनानास, ठीक है। इफ 2 फ्रूट्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द फ्रूट्स टू बी सेम फ्रूट। 3 टाइप के फ्रूट्स है इसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। देखो प्रोबेबिलिटी के 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर मिलेंगे, और छोड़ना मत प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क मेंस में आएंगे वो बहुत टफ नहीं आते, जैसे आपके आईबीएस पीओ मेंस में या एसबीआई पीओ मेंस में मिलते हैं, यहाँ इजी क्वेश्चन होते हैं और करने लायक होते हैं। बहुत से लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी देखकर ही छोड़ देते हैं, फिर वो सबसे बड़ी गलती होती है। इसमें कहता है कि बॉक्स में 3 टाइप्स के हैं, उनके पास फ्रूट्स हैं, पाइनएप्पल, मैंगो एंड लास्ट वन इज बनाना। तो पाइनएप्पल है 8, मैंगो है 10, और बनाना अपने को पता नहीं, चलो मान लेते हैं वाई अपने पास बनाना। इफ 2 फ्रूट्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द फ्रूट्स टू बी सेम फ्रूट। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बनाना इज 1:4। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बनाना, हमको ये दे रखा है बनाना को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। अब बनाना को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होता है, YC1 अपॉन टोटल जितना हो जाएगा 18 प्लस YC1, ये फॉर्मूला बटेंगे अपना। अब YC1 अपन अगर देखते हैं, एक फाइंड करना है हमको, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, एक की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये एक रेशियो तो इन दोनों का मिला के ये 3:1 होगा, क्योंकि उसमें से एक ही सिलेक्ट करना है अपने को। अगर 3 होगा, मान लेते हैं P और M दोनों का मिलाकर 3 है, की वैल्यू 3 है, तो ये 18 हो जाएगा, तो Y की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 6, तो बनाना कितना आ जाएगा अपने पास। अब उसके बाद उसने कहा है कि if 2 fruits are drawn at random from the box then find the probability of getting all the fruits to be same fruit। 2 फ्रूट्स पिक करने हैं उसमें से हमको, ठीक है, और 2 फ्रूट होते हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, या तो वो दोनों पाइनएप्पल हो, या वो दोनों मैंगो हो, या फिर वो दोनों बनाना हो। 3 कंडीशंस बनती है, ऐसे नहीं कर सकते कोई भी एक, तीनों सेम, दोनों फ्रूट्स निकालने, दोनों फ्रूट सेम सेम होने चाहिए, तो 3 कंडीशंस बनती है इसमें। सबसे पहले अगर मैं पाइनएप्पल को पिक करता हूँ, तो पाइनएप्पल में 2 पिक करने की हो जाएगी 8C2 अपन, टोटल में हो जाएगा इसका 18 और 24 24C2, ठीक है। ये पाइनएप्पल की, मैंगो की हो जाएगी 10C2 ऑन 24C2, बनाना को पिक करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6C2 ऑन 24C2, ये हो जाएगी इसको पिक करने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो नीचे तो सब सेम ही है ना, तो ये तो नीचे तो बन जाएगा अपना 24 इंटू 23/2, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये तो हमें सेम बनेगा। ऊपर है 8C2 यानी 8 इंटू 7/2, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 28/12 इंटू 23 हो जाएगा 76, ठीक है। प्लस में ये 10C2 है, तो इसकी हो जाएगी 10 इंटू 9/2, ये रहेगा 5/45 है 276। यहाँ देगा 62, तो ये देगा 6 इंटू 5/2, 3, तो ये देगा 15/276, ये बनेगी। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 60 70 80 88/276, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको काटते हैं 4 से गया 22 पे, तो भी 4 नहीं 36, 29/69, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 29/69। ओके, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अगर आपको फॉर्मुलेज आते हैं ना, तो सिर्फ उसने ये चीज पूछी हुई थी कि इसमें उनको 2 फ्रूट सेलेक्ट करने और दोनों फ्रूट सेम टाइप के होने चाहिए, सिर्फ एक कंडीशन थी। अगर आपको फॉर्मुलेज आते हैं और सही से आपने चैप्टर का कॉन्सेप्चुअली किया है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। और अगर आपको नहीं आते और आप चाहते हो आगे से प्रैक्टिस करना, तो मेरे को सब्सक्राइब कर रखना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन खत्म होते ही हर रोज सुबह कॉन्सेप्चुअल क्लास लिया करूंगा, हर रोज सुबह 9 बजे उस क्लास को देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 20% मोर देन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ बोट in still water is 44 km/h. If boat covers d km downstream in 6 hours
देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट d plus 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो दे रखे हैं अपस्ट्रीम स्पीड से, स्टिल वाटर की एग्जैक्ट स्पीड दे रखी है हमें। उसका कह रहा है कि इफ द बोट कवर्स d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर, d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाते हैं 6 आवर में, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर d plus 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, तो इसमें मैं देखता हूँ डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का पहले रेशियो देखते हैं, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। 20% डाउनस्ट्रीम ज़्यादा है अपस्ट्रीम से, यहाँ देखो स्टिल वाटर स्पीड आ जाएगी, तो डाउनस्ट्रीम में कहता हूँ 12:10, 20% ज़्यादा, तो अपस्ट्रीम का रेशियो आ जाएगा 11। और अपस्ट्रीम की स्टिल वाटर की स्पीड एक्चुअल स्पीड दे रखी है 44, तो यहाँ आ जाएगी अपस्ट्रीम स्पीड भी आ जाएगी 40 और डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। उसका कहता है कि इफ बोट कवर d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी जाएगा 48 से जाएगा, 6 आवर्स में जाएगा, तो यहाँ से d निकल जाएगा अपने का, जाएगा 4 28 288 किलोमीटर। देखिए अब उसका कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर d plus 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो d plus 8 हो जाएगा 296, और अपस्ट्रीम कितनी स्पीड से जा रहा है 40 की स्पीड से, तो ये इसको कितने टाइम में कवर करता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना 4 7 28 7.4 आवर्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 7.4। ओके, देखो अब आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि उसके अंदर मैं फॉर्मूलाज पूरे नहीं बताता, क्योंकि देखो यार ये मेंस की क्लास है, इसलिए मैं इसमें फॉर्मूलाज पूरे नहीं बताता, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस करता हूँ। अगर ये प्रीलिम्स की क्लास होती या कॉन्सेप्चुअल ले रहा होता, जो कि मैं अब आगे लूंगा, उसमें आपको सारे फॉर्मूलाज बताऊंगा, वो उसी अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तब आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बट मैं यहाँ से अगर आप यहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर करके आए हो, तो फिर देखो आपको ये आना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको सिखाया जाता है सब कुछ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, y and z together can complete a work 30 days, z can complete a work in 40 days. If x, y and z together start the work and after 6 days z leave the work, find that the total wages obtained x and y together if wages obtained z is 1710। तीन पर्सन काम कर रहे हैं x, y, z, उनके बारे में हमें कुछ दे रखे हैं, उसमें से कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग काम को छोड़ के चले जाते हैं, और लेकिन उनका टोटल वेजेस दे रखे हैं। ठीक है, 1710 वेजेस दे रखे हैं। अब देखो वैसे हम जब भी किसी के उनको पैसे बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी के अंदर, तो हम देखते हैं कि उसकी कितनी एफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और का भी ध्यान रखना कि उसने अपनी एफिशिएंसी से कितने दिन काम किया है। ठीक है, अब एक बंदे की एफिशिएंसी 10 काम करने की है, लेकिन वो उसने काम 2 ही दिन किया। एक बंदे की एफिशिएंसी 5 काम करने की, लेकिन उसने काम 10 दिन कर लिया, तो 5 ने जो 10 दिन काम किया एफिशिएंसी वाले ने, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसने ज्यादा काम किया। अल्टीमेटली अल्टीमेटली पैसा देने वाला तो ये देखेगा ना किसने कितना ज्यादा काम किया। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, सिर्फ एफिशिएंसी पे मत बांट देना उसको, कितने दिन एफिशिएंसी के साथ उसने काम किया, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ 2 पर्सन है एक्स एंड वाई टुगेदर मिलके ये काम कर लेते हैं, 20 दिन में काम कर लेते हैं। तो ये कहते हैं कि एक्स और जेड मिलकर उस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि जेड कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज, लेकिन जो जेड है वो अकेला ही उस काम को 40 डेज में खत्म कर देता है। गॉट इट, यहाँ देखा अपने एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, जेड की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 3 आ जाएगी, जेड की 3 है तो एक्स की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, और वाई की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास 5। एफिशिएंसी आ गई एक्स वाई और जेड तीनों की। अब उसने कहता है कि इफ एक्स वाई एंड जेड स्टार्ट टुगेदर एंड आफ्टर 6 days जेड लीव द वर्क, 6 दिन बाद जेड काम छोड़ के चला गया, तो एक्स वाई एंड जेड ने 6 दिन काम तो पहले साथ में किया। ठीक है, अब एक्स वाई जेड की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 और 3 9 हो जाएगी। उन्होंने 6 दिन काम किया, 54 डेज काम कर दिया, उसके बाद जेड छोड़ के चला गया, यानी बाकी काम एक्स प्लस वाई ने किया। ठीक है, देन फाइंड द वेजेस ऑब्टेन एक्स एंड वाई टुगेदर इफ वेजेस ऑब्टेन, बाकी का काम एक्स और वाई ने किया। बाकी जो काम था, टोटल काम था 120 था हमारे पास, 120 यूनिट काम था, 54 जिसमें से कर दिया था, पीछे बच गया 66 काम बच गया था, ये एक्स और वाई ने किया। और एक्स और वाई की एफिशिएंसी कितनी हमारे को दे रखी है, ये एफिशिएंसी दे रखी है एक्स और वाई की एफिशिएंसी चाहिए, तो 66 काम को 6 की एफिशिएंसी से कितने दिन में काम करेंगे, 11 दिन में काम करेंगे। तो 6 काम यहाँ हुआ, 11 काम यहाँ हुआ। अब देखो, अब हमको उनको पैसे बांटने हैं। ठीक है, अब देखो एक्स और वाई ने कितने दिन काम किया, एक्स ने काम किया 11 दिन, यहाँ काम किया बाद में काम किया, 6 दिन पहले काम किया। एक्स ने तो काम किया 17 दिन, वाई ने कितना काम किया, 6 दिन पहले काम किया, 11 दिन बाद में काम किया, वाई ने भी 17 दिन काम किया। और जेड ने कितने दिन काम किया, जेड ने सिर्फ 6 दिन काम किया, इतने इतने दिन काम किए। और एक्स ने की एफिशिएंसी थी 1, वाई की एफिशिएंसी थी 5, और जेड की एफिशिएंसी थी 3। ठीक है, तो
एक्स ने काम किया था अपना 17, वाई ने काम किया था अपना 85, जेड ने काम किया था 18, 17, 85, 18। तो इस रेशियो में हम इनको बांटेंगे, 17:85:18। ठीक है, इस रेशियो में इन्होंने काम किया। अब ये कहते हैं कि इफ द वेजेस ऑब्टेन बाय जेड, इस रेशियो में काम करे जो जेड किया है, तो जेड को मिला 1710 रुपये। ठीक है, तो फाइंड द वेजेस ऑब्टेन एक्स एंड वाई टुगेदर, तो इन दोनों को एक्स और वाई को मिलाकर कितना वेजेस मिला। ठीक है, ये फाइंड करना है हमको। जैसे 1710 18 एफिशिएंसी थी जब जेड की, तो उसको मिला। तो एक्स और वाई की टोटल एफिशिएंसी कितनी थी, 1785। ये देखिए 7 5 12 8 10। तो ये हमको फाइंड करना है कि उसको कितना वेजेस मिलेगा। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं हम। 12 अरे 6 दूनी 12, 2 कटनी थी, देखिए 100 9 जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 9690 टोटल का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि कितनी एफिशिएंसी और कितने दिन उन्होंने काम किया, उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को फिर आगे बांटना। क्वेश्चन को किया उस अकॉर्डिंग आप उनके प्रॉफिट को बांटना। बस इसमें ये पॉइंट है जो ध्यान देने वाला है, बाकी आप कर लोगे इसमें, और कोई टफ नहीं है इसमें। ठीक है, समझ आ गया? तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको हर रोज ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहते हैं द एवरेज number of students in school A, B, and C and D is 60, and average number of students in school A and C there are 55. If the ratio of number of students in school B and D 8:5, then find the number of students in school B. देखो इसमें टोटल दे रखे हैं हमको A B, एवरेज दे रखे हैं, उससे हम टोटल निकाल लेंगे। A B C and D का टोटल है 240। ठीक है, जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। उसके बाद है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल A and C। तो स्कूल A और C के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएंगे अपने पास 110। ए एन सी के दे रखे हैं, ए बी सी एंड डी के दे रखे हैं, तो यहाँ से ए एन सी लेस कर देते हैं, तो बी एंड डी के स्टूडेंट निकल जाएंगे। यहाँ से अपने पास जो हो जाएंगे 130। इतना अपने को दे रखा है। उसके बाद हमको दे रखा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी एंड डी इज 8:5। बी एंड डी का रेशियो दे रखा है 8:5, यानी 80:50। ये बी के स्टूडेंट हो जाएंगे, ये डी के स्टूडेंट हो जाएंगे। और हमको फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी। तो स्कूल बी में कितने स्टूडेंट है, 80। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 80। ये तो प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन था, ये तो होना भी नहीं चाहिए था। क्लब में थोड़ा सा तो अच्छा क्वेश्चन आएगा इससे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या रखेगा, कार ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस डी इन टी किलोमीटर्स। ठीक है, तो डी वो टी किलोमीटर में पहुंचती है। व्हेन द स्पीड ऑफ कार इज डिक्रीजेस इट रीचेस सेम डिस्टेंस इन 2 hours later. If car Q travels at the speed of 80% more than the new speed of car and reaches the same distance in 2 hours earlier, then find the value of t. ठीक है, ये कहता है कोई कार है, उसको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। कार पी की स्पीड इसमें दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और जब वो डी किलोमीटर जाती है ना अपनी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब उसको टी टी आवर्स लगते हैं। ये सिंपल, उसको टी आवर्स लगते हैं। लेकिन उसके बाद कहता है कि व्हेन द स्पीड ऑफ द कार पी इज डिक्रीजिंग, वो अपनी स्पीड को कम कर देते हैं। स्पीड कम कर देगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बात को ध्यान रखना। क्योंकि स्पीड और टाइम का होता है जो रेशियो होता है वो इन्वर्सल होता है। उसमें कहते हैं कि इट रीचेज द सेम डिस्टेंस 2 hours लेटर। सेम डिस्टेंस यानी डी किलोमीटर जाने में उसको 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो टी प्लस 2 किलोमीटर लग जाते हैं जब अपनी कार की स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज कितना करते हैं ये तो हमको बता नहीं रखा, तो इसमें आगे भी नहीं बता रखा कि डिक्रीज कितना करते हैं। नहीं, आगे नहीं बता रखा इसमें हमको कि उसने डिक्रीज कितने से की है स्पीड को। अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं उसने x किलोमीटर थी उसकी जो न्यू स्पीड थी। ठीक है, एक्स ये हो जाएगी न्यू स्पीड। फिर देख लेंगे आगे कितने डिक्रीज किया, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, जब उसने कार को स्पीड डिक्रीज की तो टाइम बढ़ गया 2 घंटे। उसके बाद कहता है कि इफ कार क्यू ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 80% मोर देन द न्यू स्पीड ऑफ कार पी। कार पी की न्यू स्पीड कितनी है, एक्स है, तो कार क्यू की स्पीड देगी वो 80 किलोमीटर ज़्यादा, 80% ज़्यादा हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1.8x हो जाएगी। एंड रीचेज द सेम डिस्टेंस 2 hours अर्लियर। तो सेम डिस्टेंस यानी ये जो डी जो सेम आवर डिस्टेंस है वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है।
टाइम से 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। कब? जब वो अपनी स्पीड 1.8x रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। पहले तो हमको यहाँ से d मिल जाता है, d इज इक्वल टू 20t। ये तो हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाती है। सेकंड में हम इसमें से देखते हैं, तो यहाँ मिलता है अपने को d इज इक्वल टू एक्स टी प्लस 2x, ये मिलता है अपने को। तो यहाँ से हमें मिलता है d इज इक्वल टू 1.8x t माइनस 3.6x। ये इक्वेशन बनती है अपने पास 36 और एक्स टी। ठीक है, दोनों में डिस्टेंस है d है, यानी दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूँ। और जब इन दोनों को इक्वल में रख लेता हूँ, यहाँ अपने को मिलता है एक्स टी प्लस 2x इज इक्वल टू 1.8x टी माइनस 3.6। ठीक है, तो यहाँ एक्स टी से ये कट जाएगा, 0.8x और 3.6x इधर जाएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा अपने 5.6x, एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 इज इक्वल टू टी। टी की वैल्यू आ गई 7। अब टी की वैल्यू 7 को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमको हमारे पास डी की वैल्यू भी आ जाएगी इसमें से। जब डी की वैल्यू निकालनी है, टी इज इक्वल टू 20 टी है, तो 7 दूनी 14, 140 किलोमीटर आ जाएगी डी की वैल्यू। हमको फाइंड क्या करना है? हमको सिर्फ टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टी की वैल्यू अपने पास 7, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 7। ठीक है, देखो अगर इसमें हमने ये बात ध्यान रखना कि इसमें जो हमने न्यू स्पीड ली है ना, वो एक्स क्यों ज़्यादा, मैंने एक्स क्यों ली? मैं ऐसे भी तो ले सकता था कि 80% ज़्यादा। तो जो न्यू स्पीड है वो कुछ बढ़ा देता है या सॉरी कुछ कम कर देता है, तो मैं उसको एक्स माइन ये 20 माइनस एक्स भी तो लिख सकता था। 20 माइनस एक्स ऐसे करके भी मैं लिख सकता था, न्यू स्पीड को बना सकता कि मान लेते हैं कोई एक्स स्पीड स्पीड है वो उसने कम कर दी, तो बाकी बची एक्स माइनस 30। बट वो मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मैं 20 माइनस एक्स कर देता तो फिर आगे जो मुझे 80% और बढ़ाना होता, वो 20 का 80% भी आता, फिर वो एक्स का 80% भी आता 1.5 1.8x जो कि हम यहाँ पे कर ही रहे हैं। तो फिर 20 से एक्स्ट्रा पंगा क्यों लो, क्यों अपनी इक्वेशन को और ज़्यादा टफ करूँ? एग्जामिनेशन में टाइम भी तो इसमें बहुत मैटर करता है ना, हमको काफ़ी क्वेश्चंस करने होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई करके ही चलो क्वेश्चन को, क्वेश्चन वैसे भी हो जाता, बट फिर क्यों उस पर मैं 1 मिनट ज़्यादा दूँ जब मेरा काम चल रहा है और मेरे को मार्क्स तो उतना ही मिलने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अमित इन्वेस्टेड 3x इन स्कीम ए एट 20% per annum for 2 years and obtained interest x plus 20 in simple interest. If he invested 20 times the interest received from scheme A in scheme B at 15% per annum in compound interest for 2 years, then find the interest received from scheme B. अमित ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था स्कीम ए में, जो कि उसने सिंपल इंटरेस्ट से देता है उसको, और कुछ इंटरेस्ट मिला उसको। जो इंटरेस्ट मिला उसका 20 टाइम्स उसने स्कीम बी में इन्वेस्ट कर दी, जो 15% से 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, तो हमें उसका इंटरेस्ट पूछा गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसमें अमित से। 3x उसने इन्वेस्ट किया स्कीम ए में 20% से, स्कीम ए में है 2 ईयर्स के लिए, और जो उसको इंटरेस्ट मिला था वो मिला था एक्स प्लस 20। ठीक है, ये उसको इंटरेस्ट मिला था। यहाँ से पहले तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं अपने ना, तो देखिए 20 ये देखिए 3 एक्स अपॉन 5 टू एक्स प्लस 20। यहाँ देखिए अपने पास 6 5x प्लस 100, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 100। ठीक है, और हमें इंटरेस्ट कितना मिला था उसको, एक्स प्लस 20 मिला था, यानी जो उसका इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 100 प्लस 20 120। ये था उसका इंटरेस्ट स्कीम ए का। अब लेकिन उसने कहा है कि इफ़ ही इन्वेस्ट 20% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए, स्कीम ए से जो इंटरेस्ट मिला 120, उसका 20%, उसका 20 टाइम्स, ये हो जाएगा 2400। ठीक है, 2400 रुपये उसने स्कीम बी में इन्वेस्ट किए 15% से कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 ईयर्स के लिए। तो 2 ईयर्स के लिए 2400 रुपये 15% से कंपाउंड इंटरेस्ट पे लाते हैं, तो जो उसकी एक्चुअल परसेंटेज बन जाएगी वो बन जाएगी 32.25 ऑन 100। पॉइंट चला जाएगा यहाँ से, बाद 4 से काट लेते हैं तो 25, 4 से काट लिया 6 करेगा 25, 225 आ जाएगा 9 छिक 72 और 477 7747 नहीं आएगा 774 रुपीज़ द राइट आंसर। ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा जो हमने स्कीम बी से मिले। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 774 रुपये। ओके, करेक्ट। देखो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे ना मेंस में, वो कभी आपको या तो अकेला कंपाउंड इंटरेस्ट या अकेला सिंपल इंटरेस्ट नहीं देगा, वो कुछ
मिक्स करके देगा आपसे, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ पूछेगा। और इसी तरह क्वेश्चन पहले भी हमें एग्जामिनेशन में देखे थे और आपको इसी तरह क्वेश्चन ही आगे भी मिलेंगे। ठीक है, सो प्रिपेयर रहिए उनके लिए। थोड़ा सा लेंदी आता है बट करने लायक होता है, छोड़ने लायक नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर 3 liter in ratio of 3:2. If 40% of mixture is removed and replaced by 3m plus 1 milk and 3m plus 1 water, so difference between milk and water in the final mixture is 48. ठीक है, find the amount of milk in mixture p by 2 liter of milk and water in which water is 25%. देखो कोई मिक्सचर है, p लीटर उसमें मिक्सचर है, एक मिक्सचर है, टोटल जो है वो p लीटर है। ठीक है, ये 3:2 में अपने पास, 3:2 में ये मिल्क है अपने पास और ये अपने पास वाटर है। उसके अंदर ये कहता है कि 40% इसमें से निकाल देता है। 40% क्या मिल्क, या 40% मिल्क, 40% वाटर नहीं निकालता, 40% मिक्सचर निकालता है। यानी मिल्क में से 40% एंड वाटर में से 40%। जब मिल्क और वाटर दोनों में से 40% निकल जाएगा तो उसके बाद जो बचेगा वो भी तो हमारे पास 3:2 में ही होगा ना। मैं 3x 2x लिख लेता हूँ, वो भी तो उसी रेशियो में बचेगा, तभी क्योंकि उसने निकाला भी उसी रेशियो में। अब इसके अंदर उसने 3m प्लस 1 लीटर मिल्क एंड 3m प्लस 1 लीटर वाटर उसने ऐड कर दिया। मैं मान लेता हूँ उसने 3m प्लस 1 लीटर मिल्क और 3m प्लस 1 लीटर वाटर उसने ऐड कर दिया। उसके बाद कहता है डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, ऐड करने के बाद इस मिल्क और वाटर में जो डिफरेंस बचा है वो 48 लीटर का है। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। मिल्क और वाटर में दोनों में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया और मिल्क ज़्यादा था वाटर से, इसका मतलब मिल्क ही ज़्यादा है बाद में भी वाटर से। तो ये निकल जाएगा अपने पास 3x, इस इक्वेशन बनाते हैं, प्लस 3m प्लस 3 माइनस हो जाएगा यहाँ पे अपने पास 2x प्लस 3m प्लस 3, इनका डिफरेंस है 48। ये अपने क्वेश्चन में दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं करता हूँ तो 3m से 3m कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा अपने पास बस सिर्फ 48। x की वैल्यू आ गई 48। अब ये वैल्यू कौन सी x की, ये वैल्यू है जो अपने पास यहाँ पे रखनी है x की वैल्यू, क्योंकि अभी अपने ऊपर का तो कुछ किया ही नहीं ना, 40% निकालने के बाद से अपने ने इक्वेशन रखी है ना, तो यहीं पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब ये मिल्क और वाटर आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, खान में ये आ जाएगा वाटर, तो भी ये आ जाएगा अपने पास मिल्क। ठीक है, ये अपने मिल्क एंड वाटर हो गया, इसको टोटल कर लेते हैं। ये 4 10 4 14 1 240। ठीक है, ये अपने पास आ गया टोटल मिल्क एंड वाटर कब, 40% निकालने के बाद। 40% निकालने के बाद यानी बचा हुआ कितना 60%, क्योंकि 40% तो पहले निकाल चुका थे। 240 अगर 60% है तो इसका टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से, हो जाएगा 400 लीटर। 400 लीटर, और ये 400 लीटर टोटल हो जाएगा। टोटल क्या था हमारा, पी की वैल्यू थी, यानी इस पी की वैल्यू जो है ये है 400 लीटर। और हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन मिक्सचर ऑफ पी बाई 2 लीटर। पी की वैल्यू है 400, तो पी बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी हाफ, जो कि हो जाएगी 200 लीटर। अब 200 लीटर में जो मिल्क एंड वाटर है उसमें ये कहता है कि इन विच वाटर इज 25%, वाटर 25% है, तो मिल्क कितना हो जाएगा 75%, यानी 3:1 हो जाएगा। 75 और 25 का रेशियो 3:1 हो जाएगा। उसमें मिल्क कितना आ जाएगा अपने पास, मिल्क आ जाएगा अपने अपने पास 150, वाटर आ जाएगा 50। और हमको क्या पूछा था इसके अंदर, मिल्क का बारे में पूछा, मिल्क पूछा, मिल्क 150। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 150। ओके, बहुत सही क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, कोई टफ नहीं था, सिर्फ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन आप करिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि पाइप पी एंड पाइप क्यू fill the tank alone in 4 hours and 6 hours respectively. Initially there is a leakage in tank. Both the pipes open simultaneously and it will take 2 hours to repair the leakage of the tank. If there is no leakage in the tank, then find how much less time is required to fill the tank. Leakage can empty the tank 12 hours. तीन पाइप है अपने पास, पी क्यू एंड आर। पी 4 घंटे में फिल करता है, क्यू 6 घंटे में फिल करता है, और जो आर नहीं सॉरी लीकेज, और जो लीकेज है चलो उसको एल मान लेते हैं, लीकेज को एल लिख लेते हैं। और जो एल पाइप है वो 12 आवर्स में उसको पानी को सारा निकाल देती है। लेकिन वो कहता है कि जब उसने लीकेज रिपेयर करने में 2 घंटे लग गए, तो मतलब 2 घंटे तक पी एंड क्यू तो पानी फिल कर रहे थे लेकिन लीकेज भी अपना पानी निकालते जा रहा था। समझ आई क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। इसमें रखते हैं पहले पी क्यू एंड एल। पी 4 आवर्स में फिल करता है, क्यू 6 आवर्स में, और जो लीकेज है एल वो 12 आवर्स में फिल करता है। इनका एलसीएम आ जाएगा एल, क्या रहेगा इनका रेशियो। ठीक है, अब ये कहते हैं कि
इट विल टेक 2 आवर्स टू रिपेयर द लीकेज ऑफ द टैंक। टैंक की जो लीकेज है उसको रिपेयर करने में 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे तो इन्होंने फिल किया ना, ये माइनस में देगा एल का एफिशिएंसी, क्योंकि एल जो है पानी निकाल रहा है, ठीक है। तो ये आने का टोटल 3 तो 5 में से एक गया 4, इन्होंने 2 घंटे काम किया तो 8 यूनिट तो टैंक उन्होंने फिल कर दिया, ठीक है। तो कहते हैं इफ देयर इज नो लीकेज इन द टैंक देन हाउ मच लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। अगर टैंक में लीकेज नहीं होता तो उस टैंक को भरने में कितना टाइम लगता। अभी इन्होंने 8 यूनिट काम कर लिया कितने टाइम में, 2 घंटे में, ठीक है। अब उसने टैंक की लीकेज खत्म कर दी, बाकी काम जो करेंगे वो पी एंड क्यू करेंगे, वो लीकेज तो बंद हो चुकी है 5, और बाकी बचा हुआ काम कितना, 4 काम बचा था, कितने टाइम में कर देंगे, 0.8 टाइम में कर देंगे, यानी 2.8 आवर्स में इन्होंने काम यहाँ कंप्लीट कर दिया लीकेज के साथ। अब ये बोलता है अगर ये लीकेज होती ही नहीं, काट दो इसको, है ही नहीं, तब जो उनको टाइम लगता है वो कितना टाइम कम लगता है पहले से, तब उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी पी एंड क्यू की 12 यूनिट है टोटल, कितने टाइम में काम कर देंगे, 2.4 आवर्स में काम कर देंगे। पहले कर रहे हैं 2.8 आवर्स में, अब कर रहे हैं 2.4 आवर्स में, यानी 0.4, ये 0.4 के 40%, 60 का, ठीक है। तो 60 का 40% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 24, 60 का 40% हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, दैट इज 24 मिनट्स। 24 मिनट्स उसको कम लगते हैं अगर उसमें लीकेज ही नहीं होता। समझ आया आपको क्वेश्चन, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आपको लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत ही दिक्कत आएगी एग्जामिनेशन में, क्योंकि हर क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट के साथ होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए एंड बी अपीयर इन एन इंटरव्यू टू बी सिलेक्टेड एज कोच इन अ टीम। Chances of getting selected for A is 2/5 and chances of getting selected B is 4/7. Find the probability of that only one of them will be selected. प्रोबेबिलिटी बताने की उन दोनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी। देखो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी दोनों में से एक सिलेक्ट होता है, इसमें 2 कंडीशन बनती हैं, एक तो ए सिलेक्ट होगा तो बी सिलेक्ट नहीं होगा, बी सिलेक्ट होगा तो ए सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये क्योंकि एक ही सिलेक्ट होना है ना उसमें से, और हमको ये कह रखा है कि चांसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए दे रखी है 2/5, ए के सिलेक्शन की दे रखी है 2/5 और बी के सिलेक्शन की भी हमको दे रखी है 4/7। तो फर्स्ट कंडीशन में हम कहते हैं जब ए सिलेक्ट होगा और बी सिलेक्ट नहीं हुआ, ए सिलेक्ट होगा तो 2/5, बी सिलेक्ट नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में हमारे पास होती है, मान लेते हैं बी सिलेक्ट हो जाता है, तो बी सिलेक्ट होता है तो 4/7 और ए सिलेक्ट नहीं हुआ, की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास 6/35 प्लस 12/35, 18/35, अपनी सिलेक्ट हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 18/35। ओके, गॉट इट, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। बट सिर्फ प्रीलिम्स हुआ है, मेंस के लिए और फोकस करो, बहुत कम टाइम बचा है आपके पास, बट अच्छे से प्रिपरेशन करो। हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू।